कुछ लोग अपने सेवाकाल में अपने उत्कृष्ट व्यवहार से लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक नाम महाराणा भूपाल चिकित्सालय से मुख्य नर्सिंग अधीक्षक श्री देवी। आप सदैव से हम सभी के लिए आइडल रही हैं। हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तो नहीं देखा, पर आपके रूप में हम उन्हें देखते हैं। वो ऐसी ही रही होगी, आपको उदयपुर के सभी अधिकारी कर्मचारियों की प्रेरणा पुंज बनी रहेंगी। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर 27 मार्च 2026। नर्सिंग एसोसिएशन उदयपुर महाराणा भूपाल चिकित्सालय के जिलाध्यक्ष पवन दानाध्यक्ष ने बताया, इसी माह हमारे चिकित्सालय से 2 ऐसी विभूतियां जो हॉस्पिटल की फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, आप केरल प्रांत से राजस्थान उदयपुर में आकर गरीब बेसहारा रोगी जन की सेवा का जज्बा लेकर आए। शुरू से ही आप बेहद मिलनसार, संगठन प्रेमी, ममता की प्रतिमूर्ति रही है। आपका इस चिकित्सालय में अभूतपूर्व योगदान रहा। पूरे हॉस्पिटल में आपने अत्यंत संवेदनशील जगहों पर कार्य किया, जो एक मिसाल है। प्रशासन ने जो भी जिम्मेदारी दी उसे आपने बखूबी निभाया, कर्तव्यनिष्ठता से अंजाम दिया। आज आपकी सेवानिवृत्ति से पूरे चिकित्सालय में हमें दुख भी है और खुशी भी है। दुख इस बात का है कि एक अनुभवी और सेवाभावी पीढ़ी अब धीरे धीरे विदा हो रही है, और खुशी इस बात की है आप अब सेवानिवृत्ति पश्चात जीवन की नवीन पारी की शुरुआत पैतृक गांव से करेंगे और अपने परिवार को समय दे पाएंगे। आपके मंगलमय सुखद जीवन की कामना करते हैं। हर दिवस महिला दिवस के अंतर्गत आज आपसे मैं श्रीदेवी एम। मैं केरल से 1984 और 12th साइंस पास करके इधर मेरी सिस्टर रहती थी जावर माइंस में, और सिस्टर ने कहा है कि मेरे छुट्टियों में थी, कॉलेज की छुट्टी थी, और मैंने कहा कि मैं उदयपुर आ रही हूँ। तो दीदी ने कहा कि आ जाओ। तो उसके बाद में दीदी ने कहा कि नर्सिंग का फॉर्म निकल रहा है और अपन भरना है क्या। मैंने कहा वहाँ तो बीएससी का फॉर्म भर के आए थे। तो उसके बाद मैं इधर आई नर्सिंग का और फॉर्म भर दिया, दीदी ने भरा। उसके बाद में फिर मेरे को एडमिशन मिल गया, और फिर मैं डाउट में पड़ गई, मैं बीएससी नर्सिंग करूँ, बीएससी करूँ और नर्सिंग करूँ। तो फिर मैंने तो नर्सिंग का सेवा भाव से मैंने सोचा मेरे को पेशेंट का सेवा करना है, और इसलिए मैं नर्सिंग में ही जाऊंगी कंटिन्यू। मैं बीएससी नहीं करके और नर्सिंग में आई। नर्सिंग में आई जो मैं आर&डी मेडिकल कॉलेज से ट्रेनिंग 1984 नवंबर में ज्वाइन किया, और 1987 में पास आउट है। मेरे को उस टाइम भी बेस्ट स्टूडेंट की सर्टिफिकेट भी मिला। मेरे फर्स्ट ईयर में भी मैं टॉप थी, थर्ड ईयर में भी मैं टॉप थी, मिडवाइफरी में भी मैं टॉप थी, और केरल से भी मैं 87% मार्क 12th पास करके आई थी। उस टाइम तो क्या घर की सिचुएशन ऐसे थे कि ओपन मेडिकल लाइन में जाने की मेरी इच्छा ज़रूर थी। उस टाइम तो सिचुएशन ऐसे नहीं थी, क्योंकि पापा के पास इतना पैसा नहीं थे, और मैं अभी नर्सिंग अधीक्षक के पोस्ट में हूँ। और उसके बीच में मैंने सेकंड ग्रेड इधर आई जो फैमिली में, तो मेरा शादी हुआ। फिर मेरे हस्बैंड तो मिलिट्री में है, और वो भी सेवा भाव के ही है, क्योंकि वो पूरा सेवा वहाँ भी करते थे। फिर मेरे साथ में खूब साथ दिया, और छोटी मेरे दोनों बेटियां हैं, और बेटियों को बड़ा करने में और पढ़ाई कराने में इन्हें बहुत साथ दिया। और हम दोनों ने मिलकर, मैं ड्यूटी में भी मैंने पूरा टाइम दिया है, उन्होंने भी पूरा टाइम दिया है, और बच्चे दोनों भी पढ़ने में भी होशियार थे। और बच्चा अगर शुरुआत के दिनों की बात करें तो काफ़ी संघर्ष खूब संघर्ष किया। शुरुआत की खूब संघर्ष किया। काफ़ी चैलेंजिंग जॉब मानी जाती है जी नर्सिंग की। जी जी कि बहुत ही समर्पण और हाँ सेवा के हाँ, साथ इस समर्पण जज्बे और को सेवा निभाना के होता भाव है, से। हाँ, जहां आपको सरकारी और ज्वाइन करने के बाद में भी हम लोगों को इधर इधर ड्यूटी का, नाइट ड्यूटी का, ना इवनिंग ड्यूटी का, ना और सब एडजस्ट करके अपन को फैमिली को भी टाइम देना है, और ड्यूटी में फुल टाइम देना है। क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसे है कि ड्यूटी जॉब छोड़ के इधर बीच में नहीं आ सकता है, और जो पूरा करके ही घर पे आना है। और काफ़ी समर्पित सेवा मानी जाती है ये। तो आपका कहीं ऐसा कोई अनुभव रहा हो जहां फैमिली और ड्यूटी के बीच में कोई तालमेल बिगड़ा हो, कि कहीं आपको ऐसा लगा कि मुझे फैमिली में क्या करना चाहिए या ड्यूटी को कैसे करना चाहिए? फैमिली, मेरा हस्बैंड ने मेरे को फुल साथ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो मेडिकल लाइन है, मेडिकल लाइन से तो बीच में तो आ नहीं सकता है। फिर उनका ऑफिस है, और ऐसे एडजस्ट करके ना बच्चा कभी बीमार होते हैं, जो बच्चों को से और संभालने के लिए वो ही आते थे, क्योंकि तू फुल ड्यूटी क्योंकि मेरे ऑपरेशन थिएटर में मैं एक ऑपरेशन में असिस्ट करने के लिए वॉश होने के बाद मैं बीच में नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि ऑपरेशन क्लोज होने के बाद में ही पेशेंट का शिफ्ट होने के बाद में ही अपन फ्री हो जाता है। बाकी बीच में फ्री होना पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए
उस संघर्ष में मेरे को तो मेरे हस्बैंड ने फुल साथ दिया। मेरा जो पूरा क्योंकि मेरे को टाइम पर छोड़ना, ये मैं टाइम का पंक्चुअल है, मेरे से भी ज़्यादा पंक्चुअल थे कि मेरा हस्बैंड है, क्योंकि मिलिट्री रूल्स के हिसाब से बच्चों को भी बिल्कुल पोलाइटली सारा व्यवहार करना, और बच्चे दोनों मेरा बहुत सेटल्ड है अभी। अभी हमने बीच में मैंने और सेकंड ग्रेड में ही मैंने ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी ओटी का तो कोई भी चार्ज लेने के लिए भी है ही नहीं थे, वहाँ तैयार नहीं थे, क्योंकि इतना हेवी ड्यूटी कौन करे यूँ। फिर मैंने उस टाइम सेकंड ग्रेड में ही मैंने दोनों ओटी का चार्ज लेके बहुत बढ़िया संभाला। और डॉक्टर लोग तो आज तो मैं विपिन माथुर साहब से मिलने गए, हमारा प्रिंसिपल साहब, और उन्होंने मेरा तारीफ़ किया, जो मेरे को तो बहुत गिफ्ट मिला। जैसे मेरा पूरा सर्विस का 37 ईयर 8 मंथ 3 डेज़ का सर्विस का मेरा पूरा गिफ्ट मिला मेरे को। सर ने जितना तारीफ़ लोगों के सामने, मेरे साथियों के साथ सामने किया, जो सीनियर की तारीफ हर किसी का हौसला अफजाई करती है। हाँ। तो इस तरह से कोई सीनियर का कोई अनुभव रहा हो नौकरी में कि हाँ, उनकी प्रेरणा बनी हो आपके लिए कुछ? मेरा प्रेरणा स्रोत है मेरा आयरिश दीदी ऑर्थोपेडिक कोटी के इंचार्ज थे, मेरा गुरु है वो। मैं रिटायर्ड होने वाली हूँ, तो उनको सबसे पहले मैंने उनको इनवाइट किया, दीदी आप आना है मेरा रिटायरमेंट में, क्योंकि मेरा गुरु है वो, मेरा ओटी का गुरु है वो। जी, आपका उदयपुर का जो स्टाफ का अनुभव कैसा रहा आपका? स्टाफ भी मेरे साथ में बहुत अच्छे, क्यों कोऑपरेटिव, क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ में फुल कोऑपरेट किया है, इसलिए उन लोगों भी मेरे साथ में, हम फैमिली मेम्बर है। चलते चलते आप ये बताएंगे कि आपके हस्बैंड ने आपका बहुत बहुत साथ दिया। कहते हैं कि एक दूसरे बिना जीवन नहीं चलता है। जी तो अब आप रिटायरमेंट होने वाले हैं भी लगभग। जी। आफ्टर रिटायरमेंट आपका क्या प्लान रहेगा? आफ्टर रिटायरमेंट है मैं केरल में शिफ्ट होंगी, क्योंकि मेरे बेटियां दोनों साउथ में है, और एक बेंगलोर में एक चेन्नई में, इसलिए मेरे को वहाँ जाना ही है, क्योंकि उनके साथ में रहना, वो पास में है बच्चे दोनों। फिर वहाँ हमारे उधर तो ये सीनियर सिटीज़न का एक केंद्र बना हुआ है, मैं उधर जाके मैं थोड़ा सा सेटल, और केरल में जाके नया घर में सेट होना है। सेट होने के बाद में मैं वहाँ जाके सेवा ज़रूर करूँगी। तो स्टाफ के लिए आप क्या कहेंगे? स्टाफ तो मेरे बहुत, क्योंकि मैंने जैसे सिखाया है वो तो मेरे जैसे ही काम करेंगे। तो आपके अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे जिनके साथ आपने पूरा इतना समय बिताया ड्यूटी का? अधिकारियाँ भी मेरे साथ में है। मेरे को अभी ये जो रिटायरमेंट हो रही हूँ ना मैं, अभी तो मेरे डिपार्टमेंट में मैंने जो न्यूरो सर्जरी ओटी में डिपार्टमेंट ने ड्यूटी किया है। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट को मैंने शुरुआत से लेकर के, और जो मैंने चार्ज दिया साल भर पहले ही मैंने चार्ज दिया है, क्योंकि उस टाइम में नर्सिंग सुपरडेंट बनने के बाद में, और वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का फाउंडेशन हमने डाला है, मैंने, धर्म गुप्ता साहब ने, और जो हमारा स्टाफ ने, मेरा 3 स्टाफ और थे। उस टाइम तो स्टाफ भी शॉर्टेज थी, तो हम 3 जने ही थे। 3 जने ने मिलकर न्यूरो सर्जरी ओटी को हमने स्टार्ट करवाया, और उस टाइम से बहुत स्ट्रगल करके हमने ओटी को तो पूरा और सेटअप किया। तो हमारा उदयपुर आपको कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मेरे ज़िंदगी में जब तक जिंदा हूँ, जब तक तो उदयपुर को नहीं भूल सकती हूँ। मैं आती रहूँगी और सबसे मिलने आती रहूँगी, क्योंकि मेरे साथियों से। थैंक यू जी। नाम है मुरली ए नायर। मैं केरल से 1981 में जयपुर में आया था। उसके बाद मेरा एमईएस में सिलेक्शन हो गया 1983 में। दीदी के साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई और कहाँ हुई? मैं इधर जब आया था और मेरा एमईएस में अपॉइंटमेंट हुआ साथ बाद है ना, वो शादी कर लो। उसके बाद मैंने इनसे यहाँ हॉस्पिटल में मिला, तो इनका दीदी भी थे बांसवाड़ा में। उन्होंने फिर हम दोनों मिल के और इनको देखा, उसके बाद फिर शादी की। जी। तो दोनों का डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट जॉब होते हुए किस तरह से आपने तालमेल बिठाया? हमने बहुत ऐसा कष्ट उठाया। उस टाइम में पैसा भी नहीं थे। शुरू में मेरे पास साइकिल थे, उसके बाद मैं अपना स्कूटर लिया, उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल ली, उसके बाद मैं मारुति लिया, उसके बाद मैं i20 लिया। ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम दोनों एक साथ चले। जी। आपका मिलिट्री में सर्विस और मैम का हॉस्पिटल सर्विस, तो दोनों क्या? और ये दोनों में वो बहुत फ़र्क था। इनका तो चलो स्ट्रिक्ट नौकरी था। मेरा जो साथी तो वो तो लोग था, मेरे को बहुत साथ दिया। जब भी है इसको कोई काम पड़ता है तो मैं पट दौड़ के आ जाता हूँ। तो इसलिए हमने तो ऐसा कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही चला है सब। जी सर।
यानी कि जीवन जीने के जीवन जीने के हाँ लिए सफल understanding जीवन बहुत जीने जरूरी है। हाँ सफल जीने का बहुत ज़रूरी है। वो भी मैं मस्त रहता हूँ, मेरा बीवी मस्त है तो मैं भी मस्त। जी सर, बहुत खुशी होती है कि अगर जीवन साथी अच्छा मिले तो दोनों का तालमेल चलता ही हाँ रहता है। चलता ही तो रहता है। आप जो लोग मिलजुल के नहीं चल पाते या जिनकी जीवन नहीं चल पाता है पति पत्नी के रूप हाँ। में, या शादी होने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका एक सफल जीवन इस मुकाम पे पहुंचा है हाँ कि आज लेकिन आप देखो जैसे गांव थोड़ा जाने के बहुत अपन को ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। उनको क्यों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मियाँ बीवी को चलना ही पड़ता है। वो तो दूसरा घर से आता है, अपन दूसरा घर से है, तो वो सब अपनों को मिलजुल कर चलना ही है, जभी वो जीवन आपका सफल होगा। नहीं है तो आप एक एक पॉइंट के आप ऐसे झगड़ते फिरते रहेंगे तो फिर क्या है, वो एक झगड़ा कर दे तो दूसरा चुप हो जाओ, नहीं तो दूसरा झगड़ा करे तो एक चुप हो ये जाओ। सफल जीवन का ये मूल सफल मंत्र जीवन का सबसे बड़ा स्टेप है, ये मूल मंत्र हो गया। अमूल मंत्र है ये सर। बाकी हमारा जीवन बहुत अच्छा निकला। मेरा भी अभी रिटायरमेंट होके 5 साल हो गई। मैं इतना बढ़िया मैं सोचता हूँ मैं ये इस ज़िंदगी में सबसे बढ़िया मैं जिया खुश न तो वो तो नसीब हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवाओं को? युवाओं को क्या देखो, अपना अपना जैसे ये जितना मिलता है उसी में अपन खुश रहना चाहिए। वो जीवन का फिर आगे अपनों को स्टेप बाय स्टेप अपनों को आराम से अपनों का स्टेप निकल जाएंगे। अपनों को ये कमाई अपनों को 100 रुपया अपन 150 रुपया खर्चा करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, हम तो घर का खाने के अलावा हम कहीं नहीं खाता है, इसलिए हम सफल है। इसलिए हमारा पास आज का डेट में किसी से अपन को मांगने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सफल जीवन पाना है। बहुत बहुत बधाई आपको नए जीवन शुरुआत की। हाँ थैंक यू।